स्टार्ट। विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें लार्ज करंट की, हेवी करंट की, हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस which stores electrical energy. Electrical energy means current, and supply it suddenly whenever it is required. तो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखे हुए होता है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जब स्टार्ट करना होता है, लाइक फैन, मोटर, कैमरा, फ्लैश, etc इत्यादि, तो इनमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने के बाद ये उससे लेसर करंट पर भी ऑपरेट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन इनको स्टार्ट करने में हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को जो डिवाइस फुलफिल करती है वो कैपेसिटर्स होता है। देखते हैं, फैन में भी व्हाइट कलर का एक अलग से सिलिंड्रिकल डब्बा लगा होता है, जिसको सामान्यतः कंडेंसर कहा जाता है। वही कंडेंसर कैपेसिटर होता है। तो उस कैपेसिटर्स का काम क्या है? जब उसको रन कराना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो ऑल ऑफ सडन, एट वंस, सडनली की जगह एट वंस भी कर सकते हैं, अचानक एक बार उठा करके पूरी एनर्जी को प्रोवाइड करना देना, कि ताकि वो स्टार्ट हो जाए। इसमें हाई करंट 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर जहां आवश्यकता होती है उसको हाई करंट कहेंगे। घरों में सामान्यतः 5 एम्पियर से 10 एम्पियर तक की करंट फ्लो होती है, लेसर मैग्नीट्यूड्स की करंट होती है। तो ये कैपेसिटर हो गया। इसका कार्य है कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस which stores electrical energy, यानी हाई करंट जहां आवश्यकता होता है, and supplied suddenly whenever it is required, like फैन को ऑपरेट करने में, मोटर को, कैमरा, फ्लैश को, etc। अब एक कंडक्टर, कैपेसिटर एक प्रकार का कंडक्टर है। कंडक्टर which stores electrical energy या चार्ज जो चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ही बात है। U इज इक्वल टू के डब्ल्यू। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कल स्टडी किया था। तो चार्ज U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहें या चार्ज कहें, जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वहां चार्ज भी होगा या चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है, और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां एट वंस, सडन उसको उपलब्ध कराता है। अब इसी में कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस एबिलिटी, कैपेसिटेंस एबिलिटी
to store the charge of electrical energy। कैपेसिटेंस, जिस तरीके से रेजिस्टर्स का हम लोग जानते हैं, रेजिस्टर्स पढ़े हैं, उसमें रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस उससे होकर के करंट पास होती है, उसके पास में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी तरीके से एक कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है? टू स्टोर द चार्ज। इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड which is dimension, which value depends on the dimension and material जिसकी वैल्यू डायमेंशन और मटेरियल पर निर्भर करती है। एंड C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। इसमें as the charges increases then potentials also increases। तो if V is high then C is low, if V increases then C is decreases। कैसे? अब यहां पर सपोज करिए कि पॉजिटिव चार्जेस है, इसके ऊपर कोई और DQ चार्ज बाहर से यानी इंफिनिटी से ला करके रखा जा रहा है, तो मोर एंड मोर वर्क करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि DW वर्क हुआ, यहाँ पोटेंशियल V है, तो V इज इक्वल टू DW बाई DQ हो जाएगा। देन DW इज इक्वल टू V डॉट DQ। तो अब V की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? जब कम होगी तो इस पर मोर चार्ज को प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, एक्वायर कर सकता है, और धीरे धीरे वर्क डन इंक्रीज करेगा। मोर वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। एज V is less then more charge is placed on this capacitors and more charge is placed, so its capacitance is high, and according to this definition the capacitance is ability to store the charge। यानी इस पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को हम रख सकते हैं, तो जितना ज्यादा चार्ज रखेंगे उतना ही उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर V डिनोमिनेटर में आता है। V की वैल्यू जितनी कम होगी C की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। या किताब में, सामान्यतः किताबों में दिया होता है कि Q के बढ़ाने से, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। Q को बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। as the amount of charge increases then the potential increases। यानी कहने का मतलब ये है कि Q
proportional to V. Q is proportional to V. Q is equal to C into V. C is a proportionality concept, which value depends on the dimension and material of it. It does not depends on implies that C is equal to Q by V. इस फार्मूले से देखने से लग रहा है कि C की वैल्यू Q और V पर निर्भर करती है, लेकिन निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं निर्भर करती है? क्योंकि C की वैल्यू V के प्रोपोर्शनल है। जितना Q को बढ़ाए या घटाएंगे उसी अनुपात में V भी बढ़ या घट जाएगा, तो कुल मिलाकर के C चेंज नहीं होगा। C चेंज करता है डायमेंशन पर, उसकी सेकंड साइज डायमेंशन पर और मटेरियल पर, उसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल रखा गया है, सराउंडिंग में मटेरियल क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो C the capacitance does not depend on the charge and पोटेंशियल। वो पोटेंशियल तो निर्भर नहीं करता है। अब क्या इसकी यूनिट होगी? विद द फार्मूला C is equal to Q by V. Q is Coulomb, says the unit capacitance C is equal to Q by V. Q is measured in Coulomb and V is measured in volt. Then the unit of C is equal to Coulomb upon volt, which is also known as 1 farad. 1 farad, which is also known as 1 farad. Surrounding material पर भी निर्भर करता है। तो C की जो यूनिट बनी वो कूलॉम पर वोल्ट हुआ और इसी को 1 फैरेड कहते हैं। तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस of the capacitor is equal to the when 1 coulomb charge is given to the conductors and it increases its potentials up to 1 volt, then the capacitance of that conductor will be 1 farad. अब इसमें 1 कूलॉम चार्ज देने पर यदि उस कंडक्टर्स की कैपेसिटर्स की पोटेंशियल्स 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C is equal to Q by V. Q is equal to Coulomb upon volt. Then the unit of C is equal to Coulomb upon volt, which is also known as 1 farad. डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C is equal to Q by V.
The dimension of Q divided by dimension of potential. The dimension of Q we can be written as W by Q, which becomes Q square by W, and the unit dimension of Q is equal to A into T. तो Q की डायमेंशन हो जाएगी A T स्क्वायर ML T ML स्क्वायर T माइनस 2। तो A स्क्वायर T स्क्वायर ML स्क्वायर T माइनस 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो m माइनस 1 L minus 2 T to the power 4 A square. This is the dimension of capacitance. M1 L minus 2 T to the power 4 A square is the dimension of capacitance. इस कैपेसिटेंस की डायमेंशंस परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी डायमेंशंस निकल आई। अब हम लोगों को कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर्स का शेप साइज पर निर्भर करता है, सराउंडिंग्स मटेरियल पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल्स, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, और इसके नजदीक में एडजेसेंट में अगर कोई दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट है तो उस पर भी निर्भर करता है, उसके द्वारा वो प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द isolated spherical conductor, capacitance of the isolated spherical conductor। सपोज करिए कि r रेडियस का कोई एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज Q कूलम दिया जा रहा है और इसका कैपेसिटेंस हम लोगों को निकालना है। Then the potential of this conductor of this charged conductor A equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R, and according to definition, according to the definition of capacitance C is equal to Q by V, then Q 1/4 pi epsilon 0 Q by R, Q से Q कैंसिल हो गया तो 4 pi epsilon 0 R। In this way the capacitance
सीटेंस ऑफ द spherical capacitor depends on its radius. As the R increases, then C will also increase. जैसे जैसे मोर एंड मोर बिगर स्फीयर्स लिए जाएंगे और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो कैपेसिटेंस इसकी क्या होती बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो आइए देखते हैं कि लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर्स। 1 फैरेड कैपेसिटेंस वाले स्फेरिकल कैपेसिटर्स की कितनी रेडियस होगी? What will be the radius of spherical conductors when its capacitance is 1 farad? Question है कि what will be the radius of the spherical capacitor when its capacitance is 1 farad। तो C is equal to 1 farad दिया हुआ है and C is equal to we know that 4 pi epsilon 0 R होता है। R is equal to C upon 4 pi epsilon 0 is 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, C की वैल्यू 1, then 9 into 10 to the power 9 किलो मीटर हो जाएगा। R की ये वैल्यू R की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 या 9 into 10 to the power 6 किलो मीटर हो जाएगा। तो जो इस कैपेसिटर्स की स्फेरिकल शेप वाले कैपेसिटर्स की रेडियस अर्थ के रेडियस का 1500 टाइम्स हो जाएगा। 1500 टाइम्स इसकी रेडियस होगी। जितनी अर्थ की रेडियस होगी उसका 1500 गुना करते हैं तब जाकर के जो स्फीयर बनेगा उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा, यानी इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। द रेडियस 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार से जो 1 फैरेड की कैपेसिटेंस है वो बहुत ही बड़ी यूनिट्स है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। तो एक सिंगल कैपेसिटर स्फेरिकल शेप का इतने लार्जर शेप का रखना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी इसमें क्या होती है कि एनर्जी को बाउंड नहीं करता है, इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे इसके द्वारा यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस खींची जाए तो या तो इलेक्ट्रॉन है तो इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर भागेगा। तो एनर्जी इसमें स्कैटर्ड हो जा रही है, ये बाउंड नहीं कर रहा है, जिसके कारण इसकी यूटिलिटी, इसका यूज बहुत ही कम हो जाता है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी stored in capacitor, energy stored in capacitor, energy stored in capacitor, energy stored in capacitor। सपोज करिए कि कोई कैपेसिटर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज को ला करके रखना है, वही बाहर से इंफिनिटी से इस क्यू चार्ज को, क्यू कूलम्ब चार्ज को ए लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में dq 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 में डिवाइड कर देंगे और ईच एंड एवरी पार्ट्स को लाकर के क्रमशः ग्रेजुअली इसके ऊपर प्लेस करेंगे। सपोज करिए पहले पार्ट्स को लाकर के यहाँ रखने में कम वर्क करना पड़ा, फिर जब नेक्स्ट वाला dq पार्ट लाएंगे तो जो dq लाकर के रखे हुए हैं और पहले से जो चार्ज है उसके द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा एंड मोर वर्क एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा करना होगा। आगे भी नेक्स्ट dq चार्ज को लाकर के इस सरफेस पर मोर वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा, मोर एंड मोर रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा और इन दिस वे द मोर वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और जितना वर्क किया गया इंडिविजुअल dq एलिमेंट्स को लाकर रखने में, उन सबका सम कर लेंगे। तो ये वर्क भी सेम नहीं है, वर्क भी वेरिएबल है क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज हो जा रहा है, तो फोर्स चेंज हो जा रही है और उसी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। अब इसमें केसेस लीजिए कि शुरू में जब कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, let us suppose that this is a conductor which is free from charge, तो उस सिचुएशंस में at initial t is equal to 0, q is equal to 0, then v is equal to 0 and what will be its capacitance? Capacitance will be c because c does not depends on the q and v, it depends on only the dimension and shape of the capacitors। अब दूसरे सिचुएशन में t बराबर t कर लें, q इज इक्वल टू q, इस पर कोई एक चार्ज dq बीच में जब चार्जिंग इसकी हो रही है उस दौरान चार्ज ला करके रखा जा रहा है और किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट t पर चार्ज q है एंड v इज इक्वल टू q बाई c हो जाएगा। जब t इज इक्वल टू इंफिनिट पर काफी समय पश्चात जब जितना चार्ज लाकर के रखना था पूरा इसके सरफेस पर लाकर के रख दिया गया तो q इज इक्वल टू q हो जाएगा एंड v इज इक्वल टू q बाई c हो जाएगा। तो बीच वाले सिचुएशंस को लें कि dq चार्ज को लाकर के रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। the work done in bringing the charge dq from infinity
to the sphere dw. According to definition of potential, V minus V इनिशियल ये जीरो हो जाएगा, dw अपॉन dq, तो v इज इक्वल टू dw बाई dq हो गया. लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड dw कैन बी रिटन एज v इनटू dq. अब इसी तरीके से जो dw है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि जैसे जैसे चार्जेस का अमाउंट इस कैपेसिटर के सरफेस पर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अदर dq अमाउंट ऑफ चार्जेस को लाने में मोर वर्क करना पड़ेगा. तो सभी चार्जेस को लाकर रखने में यानी q कूलम्ब चार्ज को लाकर रखने में सपोज कर लिया जाए कि w वर्क करना पड़ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करने में dw इंटीग्रेशन 0 टू q v इनटू dq, ये w हो जाएगा और v को रख सकते हैं q बाई c dq 0 to q. C is a constant which goes outside the integral sign. Q dq 0 to q, so 1 by c q square by 2, q square by 2 0 to q, that is q square by 2c. So hence the work done W is equal to q square by 2c. तो इस प्रकार से यही वर्क डन ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनेशन से डेल्टा U is equal to work done from infinity to surface upon q coulomb charge